स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए या कहा जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके प्लस साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये हमारी क्लास नंबर 6 है। इसके पहले हमारी क्लास 5 तक कंप्लीट हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, वहाँ से आप सारी क्लासेस को आसानी से देख पाएंगे। चलिए मित्र, आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कृपया जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज जो गाइस ये क्लास है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि लाइट की समस्या है, लाइट है नहीं। और ये मात्र 8% आपकी ये चार्ज है। अब जी कितनी देर चल पाती है वो तो भी देखते हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? क्वेश्चन नंबर 61। देखिए मेरे प्यारे भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लोथल में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थल लोथल में बंदरगाह था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझिएगा, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए लोथल किस नदी के किनारे है तो याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे, तो आप क्या कहेंगे? S.R. राव। S.R. राव जो हैं ये उत्खनन करता थे लोथल के। अगला सवाल है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। और दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी स्थानांतरित करने वाले थे वो कौन थे, तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। अगला सवाल है, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 63 है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप में समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत के लिए? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वास्को डी गामा ने। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन है वास्को डी गामा बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वास्को डी गामा मेरे प्यारे भाई जो आया था ये कालीकट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका स्वागत किस राजा ने किया था, तो राजा जमोरियन ने, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे सही आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। मेरे प्यारे भाई समझिएगा, आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और उसी के 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। 2 दिन बाद, मात्र 2 दिन ही रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष, तो इसीलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। अगला सवाल है, हमारे संविधान के अनुसार भारत कैसा है? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो भारत है ये संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो कौन है?
सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मीरा कुमार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं ये कौन है? मीरा कुमार हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? कहने का मतलब है कि मैंग्रोव वन जो हैं ये सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या ICICI बैंक या HSBC बैंक? अब देखो इसमें एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक ये जो है ये भारतीय बैंक हैं, ये जो है ये इंडियन बैंक हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो HSBC बैंक है ये इंडियन बैंक नहीं है। ठीक है, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी यहाँ पे बता रहे हैं HSBC बैंक जो है ये भारतीय बैंक नहीं है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है? विश्व बैंक के नाम से कौन सी संस्था जानी जाती है? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के नाम से इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका पूरा मतलब दूसरा नाम क्या है, तो मेरे प्यारे भाई जो विश्व बैंक का दूसरा नाम है ये क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है, और ये 27 दिसंबर 1945 को विश्व बैंक में परिवर्तित हो गया था। तो विश्व बैंक का पुराना नाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जो कि 27 दिसंबर 1945 से विश्व बैंक के नाम से जाना जाने लगा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों वीडियो में और आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए 5000 प्लस है इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। मात्र 39 रुपये में है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 60% डिस्काउंट के साथ अभी आप मात्र 39 रुपये में इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने के लिए UPI ID पूजा BCIT05@OKSBI पे आपको मात्र 39 रुपये पेमेंट करना है, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 व्हाट्सएप नंबर फिर से एक बार देख लीजिए 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सएप करके यहाँ से भी आप ई बुक को परचेज कर पाएंगे। ठीक है मित्र, मेरे प्यारे भाई इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। मेरे प्यारे भाई इस ई बुक को अगर आप परचेज़ कर लेते हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जीके का तो डर पूरा खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि इतनी सरल भाषा में समझाया गया है कि छोटा बच्चा भी इसको समझ पाए। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब बुक है। अगर आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। मात्र 39 रुपये में ई बुक है आपकी। ठीक है, 60% डिस्काउंट चल रहा है, इच्छा है तो आप जरूर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व पर सबसे अधिक होता है। पानी का घनत्व किस पर सबसे अधिक होता है? 70 नंबर सवाल है। मेरे प्यारे भाई पानी का घनत्व जो है यह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 71 है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एसिटिक एसिड को हम सिरका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट का मतलब होता है 1 KB। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप जब कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं या कोई भी चीज़ हो, अगर आप चलाते हैं मोबाइल, क्लास ये देख रहे हैं, ऊपर आप देख पा रहे होंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऊपर लिख रहा होगा
कि इतनी केबी पर सेकंड आपका डाटा खर्च हो रहा है, तो वही केबी होता है। 1 किलोबाइट जो है या कितने बाइट्स के बराबर होता है, समझिएगा। 1 किलोबाइट जो है ये 1024 बाइट्स के बराबर होता है, समझिए मेरे प्यारे भाई। सबसे छोटी जो यूनिट होती है वह होती है 1 बाइट, और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, और 1 किलोबाइट यानी 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं, और 1 एमबी में 1024 किलोबाइट होते हैं, यानी 1 एमबी में 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, और 1 जीबी यानी 1 गीगाबाइट में 1024 एमबी यानी 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि दशमलव संख्या 106 को द्विपादी में परिवर्तित करें। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, दशमलव संख्या 106 को हम द्विपादी में परिवर्तित करने के लिए बाइनरी सिस्टम का उपयोग करेंगे। बाइनरी सिस्टम 0 से 1 होता है, और इसमें होगा आपका 106 यानी कि पावर थर्ड लगेगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1101010, ये होगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि आंवले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, आंवले का सबसे अधिक उत्पादन जो है यह किस जिले में होता है। सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि मुरब्बा नगरी हम किस ज़िले को कहते हैं, तो वो हो जाएगा प्रतापगढ़ को, ठीक है। पेठा नगरी तो वो आगरा को कहते हैं, मुरब्बा नगरी हम प्रतापगढ़ को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंवले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है। मेरे प्यारे भाई, मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक एंड आपके शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। समझिएगा मेरे प्यारे भाई, इसमें पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट। किस पर्वत श्रृंखला में है, पश्चिमी घाट में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। अब देखिए, गिद्धा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। समझिएगा, गिद्धा जो है मेरे प्यारे भाई ये पंजाब का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जैसे मान लीजिए एक हो गया घूमर, एक हो गया कालबेलिया, ये सब जो हैं ये कहाँ के हैं, तो ये राजस्थान के हैं, ठीक है मित्र। और यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का कहा जाए, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसके अलावा कहें मेरे प्यारे भाई तो उत्तर प्रदेश का आप ध्यान रखिएगा, जैसे कजरी हो गया, झूला हो गया, ये सब उत्तर प्रदेश के ही हैं, ठीक है। नौटंकी वगैरह ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। बिहार की बात करें तो जैसे हऊ, कर्मा, चकवा, जट जाटिन, और बिहार में यही सभी हैं, ठीक है। तो जट जाटिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो बिहार का ये हो गया। अगला, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। अब कहने का मतलब है कि सोनभद्र जिले को कितने राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं। मेरे प्यारे भाई, सोनभद्र जिले को 4 राज्य की सीमा स्पर्श करती है, ठीक है। अब कौन कौन से राज्य हैं, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये ऐसे 4 राज्य हैं जो सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 राज्य की सीमाएं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत लंबा चौड़ा सा दिख रहा है, बहुत ईजी है। एक मानव अधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किसी जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यही सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए। अब ये किस जनहित याचिका से संबंधित है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 78। समझिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है परमानंद कटरा बनाम भारत संघ से, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अगला है कि संसद सत्र जो है यह कब से आरंभ होता है या फिर किससे आरंभ होता है। 79 नंबर सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, संसद सत्र जो है ये दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन के बाद आरंभ होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है।
संघ सूची का मतलब होता है कहने का कि इसमें केंद्र का मतलब केंद्र का अधिकार होगा, ये होता है संघ सूची। अब इसमें आपको बताना है कि संघ सूची का हिस्सा कौन सा है। देखिए, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद जो है ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, यहाँ पे सामान्य विज्ञान से संबंधित आ गया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। मात्र 3% आपकी मोबाइल बची है, क्लास बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना होगा। सवाल है कि राडार के विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। राडार जो है ये किस विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 41 सही आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन के सिद्धांत पे। राडार का उपयोग जो है ये हम जैसे जहाज़ों को पता लगाने के लिए और अंतरिक्ष में जहाज़ों को, जल में जहाज़ों को, इन सभी का पता लगाने के लिए हम राडार का उपयोग करते हैं। अगला है, एक उच्च स्तर एएम ट्रांसमीटर में बफर प्रवर्धक का उद्देश्य क्या मैच करना है, बताएंगे 42, जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति मल्टीप्लायर के इनपुट प्रतिबाधा के साथ कैरियर दोलित्र की आउटपुट प्रतिबाधा। सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। अगला है कि मात्रकों की एसआई प्रणाली में चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक है। मात्रकों की एसआई पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आप बताएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मात्रकों की एसआई प्रणाली में चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है ये क्या है, ये है वेबर। अगर आपसे पूछा जाता है एक वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं, तो याद रखिएगा एक वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं, 10 के घात 8 मैक्सवेल होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु के वेग को दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। 44 नंबर सवाल है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे वेग समय ग्राफ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि समय के साथ और वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। 45 नंबर जल्दी से बताएंगे। लौह चुंबकीय पदार्थ इसमें कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा निकिल जो है ये इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमीटर से तो हम दूध की शुद्धता मापते हैं, राइट होगा आपका बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव को हम बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हवा की गति है इसको हम किससे मापते हैं, तो वो एनीमोमीटर से मापा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रख रहा है। अगर पूछा जाए कि बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो वायुमंडलीय दबाव को, और एनीमोमीटर से, तो एनीमोमीटर से हम मापते हैं हवा की गति को। ठीक है, जिसे हम पवन वेग मापी भी कहते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान करना है और जल्दी से जल्दी बताएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से मिलान कीजिए। अब समझिएगा वाट। वाट जो है ये मेरे प्यारे भाई आपसे कहा गया, और ठीक है, वाट जो है ये न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ये वही मान है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक किलोवाट जो है ये 1000 वाट, 1 किलोवाट जो है ये 1000 वाट के बराबर होता है। और जो 1 किलोवाट घंटा है ये आपका 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होगा। और बाकी आपका यहाँ पे एक हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट के बराबर होगा। सही है, तो यहाँ पे होगा आपका पहले ए, फिर होगा सी, फिर बी, फिर डी। ACBD यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संचार प्रणाली में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले अभिग्राही वास्तुकला को उपयोग करने वाले अभिग्राही को क्या कहते हैं, या फिर अभिग्राही होता है, कैसा अभिग्राही होता है। 48 नंबर सवाल है। सही आंसर हो जाएगा, उसे हम हेट्रोडाइन अभिग्राही कहते हैं। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, हेट्रोडाइन अभिग्राही। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूप करता है। यहाँ पे एमीटर ये लगाया गया है, करेक्टर लगाया गया है, यहाँ पे बेस है। ठीक है, और ये किसका प्रतिरूप करता है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता। तो देखिए किसका प्रतिरूप करता है मेरे प्यारे भाई, अब फिर से मत देखिए वो, क्योंकि ज़्यादा दिखाने का समय नहीं है। जेनर डायोड का, ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन भी नहीं, यहाँ पे फिर से एक बार देखना ही पड़ेगा।
बिल्कुल पीएनपी ट्रांजिस्टर का, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि डैश के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। बताएंगे किसको हम एसी से डीसी में बदलते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे रेक्टिफायर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वह मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं किसके द्वारा संचालित होता है, मतलब किसके नियम से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम से, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रकाश स्रोत क्या है। मेरे प्यारे भाई, आप अगर चाहते हैं कि डेली क्लासेस आपको मिलती रहें तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डेली क्लासेस दूं, आपको बेहतरीन क्लासेस मिलती रहें, सभी क्लासेस आपको मिलती रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्र को भी इसके बारे में अवगत कराइए और उन्हें भी इसकी सूचना दीजिए कि वहाँ पर बेहतर क्लासेस होती हैं, क्लास को देखें। तो मेरे प्यारे भाई शेयर जरूर कर दिया करो, क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती ही है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, जैसे आप जब टीवी देखते हो तो टीवी में आप गाइज रिमोट का इस्तेमाल करते हो, तो उस रिमोट कंट्रोल रिमोट से जो किरणें निकलती हैं वो भी आपका अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड ही होती हैं। अगला कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। ये किस नियम या फिर किस नियम की परिस्थिति की व्याख्या करता है। सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन की गतिविषय का प्रथम नियम, ऑप्शन ए राइट होगा। जब कोई स्थिर बस है अगर अचानक से चलती है तो खड़े यात्री पीछे की ओर झुकेंगे। अगर कोई गतिमान बस है और अगर वो अचानक से रुकती है तो खड़े यात्री या फिर बैठे यात्री आगे की ओर झुकेंगे। यह न्यूटन की गतिविषय के प्रथम नियम की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गतिविषय के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक सवाल आ गया है, इसको हल करते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बॉक्स को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस। मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा गया कि कार्य क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे लड़के द्वारा उठाया गया भार यानी mg हमें कितना दिया गया है 120 न्यूटन, ठीक है, और ऊंचाई हमें कितनी दी गई है 2 मीटर, बस लग गया। अब आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई भार जो होगा ये आपका कितना होगा, W होता है mgh। एम यहाँ पे mg कितना है आपका 120 और h आपका है 2, तो 120 दूना 240, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लो, भार W फार्मूला होता है mgh। mg का मान हमें दिया गया 120 न्यूटन, h का मान दिया गया 2 मीटर, तो 120 गुणे 2 बराबर 240, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और जूल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल, ऑप्शन सी राइट होगा। दो ग्रहों के द्रव्यमानों का अनुपात यक्स है और घनत्वों का अनुपात y है, उनके सतहों पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात क्या होगा। बहुत लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है, हल करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं इसका राइट होगा आपका XY² के पावर 1/3, तो इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। दो चालकों द्वारा समान दिशा में धारा ले जाने पर वो किस तरीके से कार्य करेंगे या किस तरीके से गतिविधि होगी। सही आंसर हो जाएगा चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट होगा। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, जल्दी से बता दीजिए। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है मेरे प्यारे भाई, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो जाएगी वाट, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि 15 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर होती है तो इसमें निहित ऊर्जा क्या होगी। G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड आपको लेना है। सवाल बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि W हमसे ऊर्जा ही पूछा गया, W mgh। मेरे प्यारे भाई फार्मूला पूरा आपको वही लगाना है, लेकिन समझिएगा बहुत ईजी भी है। यहाँ पे हमें m का मान दिया गया है 15, G का मान दिया गया है 10 और h का मान दिया गया है 10, तो 10 गुणे 10 यानी 100 और 100 को 15 से आप गुणा करेंगे तो 1500 और हमें ऊर्जा पूछा गया है तो मतलब 1500 जूल। वैसे भी आप बहुत इजी था, आप बता सकते थे। अगर आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा क्या होगी और ऊर्जा का SI मात्रक आप जानते हैं जूल, तो वैसे भी आप बिना हल किए भी इसका आंसर बता सकते थे, क्योंकि यहाँ पे पास्कल दिया गया है। पास्कल होता है आपका दाब का, मीटर प्रति सेकेंड दिया गया ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, न्यूटन दिया गया ये बल का फार्मूला होता है या फिर बल का मात्रक होता है। तो हमसे ऊर्जा पूछी गई थी तो जूल आप आसानी से वैसे भी बता सकते थे बिना हल करे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1500 जूल, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा।
सवाल नंबर 59 है आपके सामने। दो प्रतिरोध R1 और R2 नहीं R1 व R1 के संख्यात्मक मान क्रमशः 6 एवं 6 ओम हैं। यदि उनके किसी परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब आपसे कहा गया है समांतर क्रम में। मेरे प्यारे भाई समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R1। मेरे प्यारे भाई इसको समझिएगा, बहुत ईजी सवाल है। यहाँ पे पहली बात तो ये R2 होना चाहिए, R2 होगा। R1 का मान हमें दिया गया है 1/6, ठीक है, प्लस 1/6 फिर से होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि R1 का मान 1/6 और 1/6 दोनों दिया गया है। नीचे का एलसीएम लेंगे 6 होगा, ऊपर 1 होगा, प्लस 1 होगा, यानी कि 2/6 होगा। और 2/6 यानी 1/2 1 2 2 3 6, यानी कि 1/8 जो बराबर होगा आपका, ये 1/3 के बराबर होगा। तो R का मान कितना हो जाएगा आपका 3। तो हमें यहाँ पे पूछा गया R का मान कितना होगा, तो 3 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई हमारी समस्या मैं जल्दी से कंप्लीट करवा रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हैं आप कि मात्र 2% आपके मोबाइल बची है ना। एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर के 165 वोल्ट हो जाए तो विद्युत धारा कितनी होगी। मतलब हमसे यहाँ पे दो विद्युत धाराएं दी गई हैं, और एक का मान दिया गया है, एक का नहीं दिया गया है, और 2 वोल्ट हैं, उसका बताना है। समझिएगा, बहुत ईजी सवाल है ये भी आपका। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आप जो हमें पहली धारा दी गई है वो दी गई है 4 एम्पीयर, ठीक है। I1 का मान हमें दिया गया है 4 एम्पीयर, ठीक है। बाकी हमें V1 का मान दिया गया है 60 वोल्ट, ये हमारा V1 का मान हो जाएगा। V2 का मान हमें बढ़ा करके जो दिया गया है वो दिया गया है 165 वोल्ट, ठीक है। हमसे I2 का मान पूछा गया है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। मैं आपको हल करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले रफ कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस तरीके में। इसी वजह से गाइज आपकी मैथ की क्लासेस नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल का काम होता है। अब समझो, यहाँ पे हमें I1 का मान दिया गया है, ये 4 एम्पीयर दिया गया है। I1 का मान हमें 4 एम्पीयर दिया गया है, और I2 का मान हमें ज्ञात करना है। V1 का मान हमें 60 वोल्ट दिया गया है, और V2 का मान हमें 165 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। हमसे पूछा गया है विद्युत धारा कितनी होगी, यानी हमसे I2 का मान पूछा गया है। V1 = V2 बराबर I1 = I2, ये फार्मूला होता है। V1 का मान हमें दिया गया है 60, तो 60 बटे V2 का मान हमें दिया गया है 165, तो 165 फिर यहाँ पे बराबर में हो जाएगा। I1 का मान हमें दिया गया है 4, और I2 का मान हमसे पूछा गया है। अब आप इसे हल कीजिए। अब देखिए, समझिए, बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आप इसे काटें तो 4 × 4 और 4 15 हम कट गया। अब इसको आप अगर हल करेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये कितनी बार जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस, कितनी बार जाएगा। बहुत इजी सवाल है मेरे प्यारे भाई, बहुत सही। कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो 11 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपकी क्लास जो है कंप्लीट हुई किसी तरीके से, क्योंकि आज बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि मैंने कल ही बता दिया था ना कि हमारे यहाँ पे खंभे वगैरह टूट गए हैं, तो क्लासेस में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो आपने मैनेज किया किसी तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और मेरे प्यारे भाई मिलते हैं दूसरे नई वीडियो में। अपनी छोटे से प्यारे से कमेंट्स को आप जरूर करिएगा, ताकि मुझे आप थोड़ा सा ऊर्जा मिल पाए और मैं आपको और भी बेहतर क्लासेस दे पाऊँ। मिलते हैं दूसरे नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ले लेना, ठीक है। धन्यवाद।